नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जल एवं थल संसाधन के बारे में। इग्नू का BEVAE का जो है कोड नंबर 181 का जो है इकाई नंबर 4 में पढ़ेंगे थल एवं जल संसाधन। तो थल एवं जल संसाधन के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो कहता है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे नवीकरणीय एवं नवीकरणीय जल संसाधन, जल चक्र, जल के प्रकार, सतही, भूजल एवं अत्यादोहन, जल स्रोत, नवीकरणीय, बाढ़ एवं सूखा, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद नवीकरणीय एवं थल संसाधन का मृदा निर्माण एवं कृषि, इस प्रकार से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे मृदा निर्माण। उसके बाद कृषि की अति चराई के कारण हुई परिवर्तन, भूमि निम्नीकरण, उसके बाद भूमि का उपयोग प्रबंधन, इसके बाद प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना में देखते हैं क्या कहता है। देखिए, जैसे कि हम लोग पहले अध्याय में पढ़े कि इकोसिस्टम मनुष्य के स्रोत के एवं जीवन के सहारा प्रयोग देते हैं। यह आप पर्यावरण का महत्व भी इकोसिस्टम यानी कि समस्त क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से कहता है जीव जैसे इकोसिस्टम हमारे शहर पर्यावरण को क्या करते हैं दोस्तों, कहता है समझ चुके हैं और हम जान चुके हैं कि इस प्रकार की सूर्य ऊर्जा से उत्पादक एवं पर्यावरण के महत्व समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है जिस प्रकार से कहता है और जिसके बाद शक भक्षियों और विभिन्न उपभोक्ता और जैसे मांस भक्षी तथा एक से दूसरे में परिवर्तन होकर जाती है। हम उन में से हम संसाधन का अपवाद एवं संपदा के लिए चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं चर्चा करेंगे और उत्पादक एवं वृक्ष शैवाल इत्यादि के बारे में हम लोग शक भक्षी एवं विभिन्न उपभोक्ता एवं मांस भक्षी के बारे में परिवर्तन होकर जाती है। इन इकाइयों में जल संसाधन के पर चर्चा करेंगे। और देखिए, क्योंकि इन जीवन के उत्तरजीवित एवं विकास के लिए अनिवार्य है ये हमारा प्रमुख संसाधन का उपयोग एवं अविवेक्य तरीके से हो रहा है। कुछ ऐसे मानव जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि के कारण कुछ हो रहा है, कुछ समझने की कमी के कारण हो रहा है। समझने में कमी के कारण ये संसाधन सीमित है। एक और नियंत्रित उपयोग एवं पादप एवं समुदाय के संयोजन एवं पुनर्जनन एवं क्षमता के अनुरूप रूप से प्रभावित किया जाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। कहता है संयोजन एवं पुनर्जनन क्षमता का प्रतिकूल में प्रभावित रूप से करते हैं। कहता है एकमात्र एवं गुणात्मक नवीकरणीय उद्योग से जल निकाय एवं विषाक्तता एवं अपशिष्ट मिलते हैं जो उन्हें उपयोगी बना देते हैं, अनुपयोगी बना देते हैं। कहता है अपने जल के संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए एक अन्य कारण ये है कि उनकी पूर्ति एवं सीमा असीमित नहीं रहती। प्राकृतिक संसाधन की मांग निरंतर बढ़ रही है। अतः हमें कुशलतापूर्वक अपने आवश्यकता के साथ ही उनके वैकल्पिक स्रोतों एवं विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। ऐसे संभवतः हम उनकी उपलब्धता एवं सीमा को समझ सकेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। कहता है जैसे कि नवीकरणीय और नवीकरणीय के देख सकते हैं। नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन हमारे संसाधन का मूल रूप दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय का कहता है जिसे कहा जाता है रीन्यूएबल यानी दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं रीन्यूएबल और अनवीकरणीय का अर्थ होता है नॉन रीन्यूएबल। आइए जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है।
क्या आप एक संसाधन को किसी भी उपयोगी जानकारी, पदार्थ अथवा सेवा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यापक रूप से प्राकृतिक संसाधन यानी पर्यावरण और भूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं, सेवा, मानव जनित संसाधन यानी शहरों, इमारतों और संस्थान, अन्य कलाकृति और मानव संसाधन जैसे बुद्धिमत्ता एवं अनुभव कौशल विद्यमान सम्मिलित है के बीच अंतर कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पृथ्वी के कुछ संसाधन प्राकृतिक गुणन द्वारा समय समय पर विस्थापित होते रहते हैं, जैसे कि वनस्पति जैसे एक दूसरे शब्दों में इन संसाधनों के लिए पुनर्जनन होता रहता है। ये नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इस प्रकार से पुनर्जनन, चारागाह, वन्य जीव एवं अन्य नवीकरणीय संसाधन का रूप में लोग प्रयुक्त कर सकते हैं। कहता है जल भी एक प्रकार का क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है कहता है जैसे कि खनिज, जीवाश्म, फिसल फ्यूल, इनके बारे में उपयोग न होने पर वे सदा जो है लुप्त हो जाते हैं और इनका पुनर्जनित किया जा सकता है। खनिज निष्पक्ष एवं बहुत धीमी गति से करोड़ों वर्षों में बनते हैं। एक बार निष्पक्षित खनिज का उपयोग जो है हो जाने पर पुनर्जनित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म से बना ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, जिनका दहन हो जाता है और वो उन्हें पुनर्जनित नहीं किया जा सकता है, जिससे अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इस प्रकार से नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन समझ गए दोस्तों। उसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रक्रिया एवं मृदा से बने हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अनवीकरणीय संसाधन है। आइए हम जल और भूमि के नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन के रूप में व्यक्तित्व एवं रूपों में पड़ताल करते हैं। नवीकरणीय संसाधन यानी जल संसाधन क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन जल के महत्वपूर्ण घटक के रूप में एक प्रकार के घटक में से एक हमारे जल समिति है। कहता है नवीकरणीय जल इनकी जबकि प्रकट के रूप में जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जल का उपयोग मात्र ही विश्व की बड़ी हिस्से में बहुत कमी है। मानव की उत्तरजीविका एवं सदियों में समाज की भूमि एवं जल संसाधन का संबंध जो है निर्भर है। यह संबंध जो है तब से विकसित हो रहा है जब से नदी तट पे घाटियों और मानव की बस्तियों में बसावट यानी कि बसावट का प्रभावित है। अनेक प्राचीन सभ्यता नदी के तट पर फली फूली और नदियों के बाढ़ में नष्ट हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कुछ संभवतः दोषपूर्ण एवं जलभर वाटरशेड एवं जल की भूमि का अचक्रीय संबंध समझा जा सकता है। तो कहा जा सकता है यद्यपि कहता है अत्यधिक विकसित एवं अभियांत्रिक तकनीकों का प्रयोग की प्रक्रिया के बारे में बनाने की शुरुआत की जाती है। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं क्या जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। कहता है जैसे कि बाढ़ हो गया, किसी प्रकार से संबंध समा जाता है तो विकसित अभियांत्रिक तकनीकों की प्रक्रिया द्वारा टंकियों को बनाने की शुरुआत की गई। तो मीठा पानी यानी कि देख सकते हैं मीठा पानी एवं जीवन निर्वाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें से एक तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, जल और एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। कहता है इन सभी जनों द्वारा सेवा एवं पूजा की जाती है और सम्मानित किया जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का महज 1% हम सबों के लिए आसानी से उपलब्धता है। इस मात्रा में से लगभग 73% कृषि और 20% जो है उद्योग और शेष घरेलू जो है मनोरंजन आवश्यकताओं जैसे पानी पीने योग्य उपयोग एवं प्रयोग में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों।
कहता है जल संसाधन का वैश्विक स्तर, जल संसाधन का जो है वैश्विक स्तर वितरण दर्शाता है कि जल की कुल मात्रा जो है 3% से कम तथा विभिन्न संसाधनों में 3% से कम, यानी मीठा जल की मात्रा कितना है 3% से कम है। और कहता है भी कम है कम मीठा जल है। और विभिन्न संसाधनों में कुल मीठे जल की विविधता सारणी में 4.1 दिखाया गया, 4.1 दिखाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कहाँ पे दिखाया गया 4.1, जैसे कि देख सकते हैं, कहता है देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका हिमीकृत, यानी कि जो मीठा जल की मात्रा है, यानी कि जब देख सकते हैं जैसे हिमीकृत हो गया 8% उपलब्धता जो है 0% अभी कुछ भी नहीं है। तरल में 20% है मीठा जल, जो कि कुछ भी नहीं है उपलब्धता। झील में 0.2% जो कि 1% आपको दिख रहा है। उसके बाद आपका मृदा जो है 0.4% है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। वाई नदियों में 0.002% जो कि 1% के मात्रा में है। वायुमंडल में है 0.002 यानी 1 पॉइंट में है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। जैविक उपचय एवं 0.001 एवं 0.005 ये जो है जैविक उपचय भूजल एवं 19.7 यानी 8.4 उपलब्धता है। तो भूजल यानी कि पृथ्वी के अंदर जो जमीन में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है मीठा जल, तो भूजल। भूमिगत जल यानी कि आगे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, एक बार याद कर लीजिए। भूमिगत जल भूजल यानी 19.7% जो है मीठा जल है। उसके बाद आपका जो है 8.4 क्या है उपलब्धता है। इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस पर निर्भर किया जाता है। चलिए जो है कहा जाता है कि इसलिए निर्भर किया जाता है कि किसी की कमी उत्पादक वाले 90% से अधिक भूजल के रूप में, जो जबकि सिर्फ 1% से कमी झीलों में पाया जाता है। 90% से अधिक जो है आपका भूजल पाया जाता है मीठा जल में। और 1% झील और तालाब और मृदा प्रचलन में 0.2% है। लेकिन दोगुना मात्रा नदियों अथवा वायुमंडल में है। इस तरह से भारत का कुल वार्षिक जो है संदर्भ में बहुत ही भारत कुल वार्षिक संदर्भ में बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। यानी भारत में जो है 400 एम 10 लाख हेक्टेयर मीटर औसत वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें से 185 मास सतह जल के रूप में उपलब्ध एवं 50 MHAM भूजल जो है भंडारित और 67% मृदा जल से भंडारित है। इस तरह से मीठे जल की कुल मात्रा जो है मनुष्य की वर्तमान में भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। लेकिन इसका वितरण व्यापक एवं मौसमी वार्षिक एवं उतार चढ़ाव के कारण जल में कमी विश्व के अनेक भागों में गंभीर समस्या है। इस तरह से देख सकते हैं, मतलब विश्व में जो है बहुत सारी समस्या आती है उतार चढ़ाव के कारण, जैसे कि कभी तो मौसम में परिवर्तन के कारण। चलिए देखते हैं। अतः हम विभिन्न उपयोगों में सिंचाई, नौजल की विद्युत उत्पादन एवं तथा घरेलू औद्योगिकरण आवश्यक के लिए मात्रा कम, इसलिए आवश्यक एवं जल संसाधन का उपयोग जो है उचित उपयोग किया जाना चाहिए। जल चक्र क्या होता है? जल के चक्र एक सतत के रूप में गति करती है और इनके जटिल परस्पर संबंधित चक्र बनाता है। यानी कि जो है जल चक्र जो है एक सतत रूप से गति करती है। जैसे कि जल चक्र वायुमंडल में सागर, पृथ्वी एवं समस्त जीव जगत सम्मिलित है। परिसंचरण एवं अत्यधिक गतिज एवं वैश्विक स्तर का अद्यपि सुविधा एवं विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। कहता है जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है जल चक्र कैसे चलता है। चलिए देखते हैं। जल चक्र जो है सबसे पहले क्या होता है, जो भी महासागर होता है या झील होता है या नदी होता है या कोई भी छोटा छोटा हिम होता है, तो बर्फ़ का आता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो दोस्तों तो यहाँ पे क्या होता है, हीट होके सारे वाष्प बन के ऊपर जाने लगते हैं। क्या होते हैं? ऊपर जाने लगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है दोस्तों, तो उसके बाद जब वाष्प ऊपर जाता है तो ठंडा होता है। ठंडा होके क्या होता है, धीरे धीरे वो जब संघनन मतलब जमने लगता है। और जब जमने लगता है
तो ये क्या होता है, हवा के कारण वो अपने आप में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे जाते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है, फिर बारिश होना शुरू हो जाता है। बारिश एक दूसरे से टकराते हैं और जाके क्या होते हैं, बारिश होने लगते हैं और अफवाह के रूप में फिर जाके वही जल चक्र चलते रहता है। इस तरह से कुछ कुछ रिसाव होके भी भूमिगत जल में चले जाते हैं, कोई ये सब भूमिगत जल में बन जाते हैं और कुछ जो है सतही जल हो जाता है, कुछ जो है फिर वाष्प बन के बादल बन जाते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है देखिए, उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद कहा गया है जैसे कि देखिए वाष्पोत्सर्जन, यानी कि क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है देख सकते हैं दोस्तों। वर्षन यानी प्रिपरेशन के ये सभी प्रकार के सम्मिलित एवं वायुमंडलीय आर्द्रता पृथ्वी पर गिरती है। वर्षा हिमो यानी ओला हिमी वर्ष के रूप में औस एवं जल वाष्प के कारण जो है वायुमंडल की आर्द्रता एवं प्रवेश करती है। जमीन की गिरने या तरल ठोस एवं अवचलित परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वो अवचलित हो जाता है, इस तरह से परिवर्तित हो जाता है और जल के वायुमंडल एवं संघनीय क्षेत्रों में भूमि परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल संघनन एवं निक्षेपण वर्षण एवं द्वारा भूमि के सागरों में वापस आ जाता है, जिसे संघनन या कॉन्सोडेशन कह लेते हैं। इस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है जल, देखिए परिभाषित किया जा सकता है जिस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि जो है इसके जल के वाष्प अवस्था तरल अवस्था आसपास के बिंदु का एवं सूक्ष्म में परिवर्तन एवं डिप्रेशन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जल सीधे वाष्प से ठोस के हिमकण के रूप में अवस्था परिवर्तित होता है। वायुमंडल जल के किन्हीं बिंदु से हिमकणों एवं जल संघनन का निक्षेपण बनाते हैं तथा पृथ्वी जल के मुख्य रूप में वर्षा प्राप्त होती रहती है। इस तरह से यहाँ के जल का जो प्रक्रिया है चलती रहती है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों। कहता है जैसे कि गर्म हवा, जैसे कि ललट वर्ष, उसके बाद जैसे कि भूमि में क्या है, भूमि के ऊपर कुछ जल जो रहता है वो क्या होता है, ठंडी हवा गर्म हवा के कारण वो क्या होता है, मौसम में वाष्प बन के ऊपर जाता है और वो क्या होता है, गर्म हवा जब ठंडी हवा के ऊपर चढ़ती है तो बारिश का कहर होता है। तो बारिश का गर्म हवा एंड ठंडी हवा दोनों के कारण क्या होता है, बारिश होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक में जल चक्र सूर्य ऊर्जा द्वारा बना रहता है। तो प्राकृतिक में जो है जल चक्र किसके द्वारा बना रहता है, तो ये कहता है सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जल चक्र जो है सम्मिलित होता है। भूमि एवं वाष्पोत्सर्जित भूमि से वाष्पित करती है, वह जल वाष्प एवं वायुमंडल में संघनित होकर बदल जाती है। वे वह पवन धाराएं जो है लंबी दूरियां तय कर लेती है, वर्षा पिघलती है, बर्फ नदियां एवं जल आपूर्ति करते हैं, इसे वापस समुद्र में ले जाती है। कहता है वही जल यानी रन ऑफ कुछ वर्ष को मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अतिरिक्त जल भूमि की सतह एवं प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक ढाल से होकर बहता है। वाहित जल एवं जलीय नदियों में जल के मुख्य स्रोत है, जो अंततः सागर में चला जाता है। बहता हुआ जल अपरदन एवं अनिहित चट्टानों से क्षारक एवं कर्मक की तरह कार्य करता है। बरसाती मौसम में अत्यधिक वहित जल एवं देश के अनेक भागों में बाढ़ लाता है। तो इस तरह से रन ऑफ होते रहता है, बारिश होता रहता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कहता है वाहित जल यानी रन ऑफ यानी क्या होता है, जब बारिश होता है, रन ऑफ जब वर्षा देखिए कुछ वर्ष मृदा एवं अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद कहता है अतिरिक्त जल भूमि एवं प्रभावित क्षेत्र में प्राकृतिक ढाल होकर बहता है, वाहित होकर जल झील नदियों एवं जल के मुख्य स्रोत जो कि अंततः सागर में चला जाता है और बहता हुआ जल मृदा अपरदन के अंतर्निहित चट्टानों के कारण क्षारक कर्मक एवं कार्य करता है। बरसाती मौसम में अत्यधिक विहित जल के अनेक भागों में बाढ़ लाता है। तो उसका ऊर्ध्वपातन यानी सबलाइमिनेशन कहलाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प में प्रत्यास्थापित होता है, उस तरह से होता है। तो उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद कहता है प्रत्यास्थापित तरल अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह से कहा जाता है। तो इस तरह से हिमोक्रीन नीचे रहता है तथा काफ़ी बर्फ जो है
कर्मिक के रूप में लुप्त हो जाता है। इस तरह ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कहता है ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन यानी कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस से जल सीधे वाष्प की अवस्था में तरल अवस्था में जाए बिना परिवर्तन हुए। जब तापमान हिमीकरण के नीचे रहता है तो ऐसे कणों को बर्फ की पत्रिकाओं के रूप में और लुप्त ऊर्ध्वपातित का उदाहरण है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। कहता है ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस से सीधे ऊर्ध्वपातन हो गया। और उसके बाद वाष्पन क्या कहलाता है? वाष्पन के बारे में देखते हैं। वाष्पन क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तरल एवं विशेष परिवेशन तापमान के वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं तथा सभी जलीय निकाय को आर्द्र एवं सतह से वाष्पित होकर महासागरों की तरह सतह के वाष्पन एवं वायुमंडलीय का सबसे बड़ा स्रोत है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। उस तरह से आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपेरेंसी क्या था? वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है इस एक प्रकार का क्या है? इसका अर्थ पादपों की पत्तियों तथा वाष्प के रूप में जल की हानि तथा थल की काफ़ी वाष्पोत्सर्जन से होता है। उदाहरण के लिए जो है सिर्फ वाष्पोत्सर्जन से ही जल की हानि एवं हेक्टेयर के मक्का के खेत में लगभग 35,000 लीटर से 800 डॉलर गैलियन प्रतिदिन होता है। इस तरह से कहता है प्राकृतिक में जल चक्रण के विषय में पढ़ने के बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जल एवं विषय का जानना चाहेंगे। इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपोर्टेशन कुछ पादप पत्तियों के वाष्प के रूप में जल की हानि से थल में काफ़ी वाष्पोत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए वाष्पोत्सर्जन जल की हानि का 1 हेक्टेयर मक्का के खेत में लगभग 35,000 लीटर जो है 35,000 लीटर 8 डॉलर गैलन प्रतिदिन की होती है। इस तरह से वाष्पोत्सर्जन कहता है जल की चक्रण के द्वारा विषय पढ़ने के लिए आप पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जल चक्रों के बारे में जानना चाहेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जल के प्रकार। जल कैसा होता है? जल जो होता है आपका मीठा होता है, खारा होता है, उसके बाद समुद्री जल पाया जाता है। मीठा जल हो गया आपका, खारा जल हो गया आपका, समुद्री जल में पाया जाता है। मीठा जल, खारा जल और समुद्री जल में पाया जाता है। मीठा जल किसको कहते हैं? जल जो कि एक सर्व विलयक है, जो कि अनिवार्य रूप से उनके विलयन लवण तथा उसके मीठे जल एवं लवणों की कुल मात्रा जो है 1.5% से कम रहती है। विभिन्न प्रकार के विलय लवणों एवं चट्टानों के क्षरण मृदा उत्पादन एवं कार्बनिक तत्वों के अपक्षय एवं निर्मुक्त होते हैं। जल चक्र के उदाहरण कहता है मीठे जल के विलय एवं अनिवार्य रूप से विलय के मिलन होते हैं। मीठे जल की लवणता लगभग 1.5% होता है। ये क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है 1.5 अगली बार जो है आपका ये आया था 1.5% से कम रहती है। कहता है जल का जो है मीठा जल का लवणता जो है उस 1.5 से कम रहती है। विभिन्न प्रकार के विलय एवं लवण चट्टानों की क्षारिक मृदा अपरदन कार्बनिक तत्व एवं अपक्षय के निर्मुक्त होती है। जल में घुले जाते हैं और लवणों की कुछ अपलवी एवं जलीय वनस्पति का पादप लवकों के द्वारा विशेष महत्व है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। खारा जल किसको कहते हैं? इससे आगे देखते हैं। खारा जल जो है आपका खारा जल कहाँ पाया जाता है? तो खारा जल में घुले लवणों की मीठे जल से अधिक होती है। मीठे जल से अधिक होती है और ये 0.5 से 0.35% के बीच होती है। ये मध्यवर्ती लवणता एवं विस्तार के लिए जलीय निकाय के ताजे समुद्री जल के विभिन्न होते हैं। यह जो है नदमुख एवं एस्टुअरी जो कि नदी के अंत प्रदर्शित करती है। मीठे जल के समुद्री जल के विभिन्न मिश्रित होने पर खारा जल बनते हैं। कहता है मीठा जल के समुद्री जल में मिश्रित होने पर क्या होते हैं? खारा जल बनते हैं। जैसे कि नदी का पानी आया समुद्र में उलाट दिया तो उलने के बाद क्या होता है कि वो दोनों मिल जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है आपका क्या बन जाता है? खारा जल बनता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। समुद्री जल देखिए पहला क्या था? मीठा जल में 1.5% पाया जाता है आपका लवणता। उसके बाद जो है आपका खारा जल में कितना पाया जाता है?
खारा जल में 0.5 से 0 पॉइंट जो है 3.5 तक पाया जाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि समुद्री जल में अत्यधिक लवणता होती है, यानी कि समुद्र जल में जो है बहुत ज़्यादा लवणता के कारण जो है लगभग स्थिर रहता है, जो कि भारानुसार लगभग 35 भाग लवणता का लगभग 1000 भाग में जल का इसका 3.5% लिखा जाता है। पर समुद्री औसत लवणता संयोजक सारणी में दिया गया है। तो इस तरह से कुछ लवणता झीलों के 35% से अधिक हो सकता है, यानी कि समुद्र का जल में जो है अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 35% उसमें क्या हो जाता है, लवणता का मात्रा पाया जाता है। जैविक एवं अत्यधिक सीमित होता है, इसमें जो बहुत ज़्यादा सीमित होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है सतही जल एवं भूजल का दोहन कैसे, किस तरह से सतही जल का भूजल का दोहन हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है अन्य फसलों की तुलना में चाय उत्पादक जैसे उत्पादक एवं कहता है उपयोग एवं संदर्भ के 1 केजी चावल के लिए उत्पादन के लिए हमें 5,000 लीटर का जल की काफ़ी आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं के लिए हमें 4,000 मीटर स्क्वायर की जल की आवश्यकता होती है, जबकि चावल के लिए हमें 7,650 हेक्टेयर का उपयोग करते हैं। ये जल इस तरह जल का देख सकते हैं। इस तरह से कृषि में बहुत ज़्यादा क्या होता है, जल का दोहन होता है। देख सकते हैं अगर हम देख सकते हैं, देखिए इधर कहता है अन्य फसलों का जैसे कि आपका चावल जो है आपका बहुत ज़्यादा क्या करता है। देखिए अन्य फसलों की तुलना में चावल उत्पादक जल के बहुत कम प्रभावी हैं। जैसे कि 1 केजी चावल अगर आप उत्पादन के लिए हमें लगभग 5,000 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए हमें 4,000 लीटर की आवश्यकता होती है। और जल का उपयोग जबकि चावल की 7,650 मिली का उपयोग करते हैं। जल का जो है वर्षण के रूप में गिरता है और भूमि नीचे चट्टानों में चले जाते हैं। भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है पत्थरों पर परत जिससे होकर यह नीचे स्रवित हो जाता है। जल भर यानी को फायर कहलाती है। जल का कुएं में खोदकर उपयोग में लाया जा सकता है। भूजल एवं मृदा के 2 परत पाया जा सकता है, वतन एवं क्षेत्र। एवं कहता है मृदा का अंतराल वायु एवं जल एवं दोनों से भरा जाता है। इसके संतृप्त का क्षेत्र होता है जहाँ अंतराले की पूरी तरह से जल भरा जाता है। भूजल असल एवं चट्टानों पत्थर एवं संतृप्त क्षेत्रों में असंतृप्त एवं क्षेत्रों के बीच सीमा होते हैं। यह भूजल की मात्रा की वृद्धि कमी बढ़ता है और कम होता है। इस तरह से भूजल की विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नियंत्रण जल की आपूर्ति, यानी कि नियंत्रण जल की जलपूर्ति करता है और प्राकृतिक परिस्थितियों को सूख जाने की संभावना नहीं होती। जल सतही एवं सतह तालाब झील मानव निर्मित जलाशय एवं नहरों मीठे जल वैलेंट एवं आर्द्रभूमि सम्मिलित है। जल चक्र के भागों के रूप में सतह जल निकाय एवं नवीकरणीय संसाधन है। कहता है नवीकरणीय संसाधन है। सतही जल जो है एक प्रकार का क्या है, नवीकरणीय संसाधन। जल संसाधन यद्यपि जल चक्रण का अन्य भागों पर निर्भर होता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितना है, तो मतलब जो है अगर मीठा जल में करेंगे तो 90%, ऐसे करेंगे तो 1%। भूजल के देख सकते हैं। भूजल यानी छीनन। कहता है भूजल एवं एक प्रमुख स्रोत है जो कि अधिक आकलित का उपयोग लगभग 50% है, लेकिन इसकी उपलब्धता वर्ष के पुनर्भरण क्षमता एवं अधिक निर्भर करती है, क्योंकि इसकी मांग निरंतर बढ़ जाती है। इससे जल की कमी हो जाती है और जहाँ कहीं उपलब्धता एवं प्रदूषण द्वारा प्रभावित है, जिससे लाखों जन सुरक्षित पेयजल तक पहुँच से वंचित हो गए हैं। इस प्रकार के संकट प्रकृति की अपेक्षा मानव जाति अधिक है। दोहन के स्तर बहुत बढ़ गए हैं और खेती का उद्योग जो है खेती तथा उद्योग के क्षेत्र में कूपों एवं जल के उपयोग में निरंतर बढ़ रहा है। इस तरह से यह संकट पर्याप्त एवं जल संरक्षण विधि में कमी, जल की प्रभावी उपयोग है। जल कम इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। कहता है जल संरक्षण, यह संकट जो है पर्याप्त में जल संरक्षण विधि एवं कमी, जल के अप्रभावी उपयोग, कम भूजल एवं मीठे जल के अस्तर एवं गुणवत्ता की कमी के कारण हो सकता है। जल प्रदूषण की पहचान एवं फ्लोराइड एवं आर्सेनिक, आयरन, लवण तथा कार्बनिक तत्वों की
अधिकता से होती है। इस तरह से कहता है कृषि कृषि में जल सर्वाधिक उपयोग होता है। लगभग जो है 70% जल की प्रतिवर्ष विश्वव्यापी रूप में कृषि उत्पादक खर्च हो जाता है। एशिया में यह कुल वर्षा का लगभग देखिए जो है से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृषि जल में सर्वाधिक उपयोग होता है। देखिए पानी का जो उपयोग होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो कृषि में होता है। कितना होता है, सर्वाधिक उपयोग होता है। लगभग 70% जो है आपका कृषि में उपयोग होता है। 70% आपका कृषि में उपयोग होता है। उपलब्धता जल प्रतिवर्ष विश्वव्यापी रूप में कृषि उत्पादन खर्च होता है। एशिया में यह कुल वार्षिक जल का जो है निकासी का 86% है, जबकि एशिया में कितना होता है 86% होता है और अमेरिका में 49% होता है। इसी तरह से यूरोप में जो है 38% होता है। भारत में हरित क्रांति ने ऊर्जा का एक संसाधन एवं संघनीय कृषि में युग का सूत्रपात किया। जल हरित क्रांति के सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं निकासी जरिए प्रमुख निवेश था। इसके पिछले 40 वर्षों में गेहूं और चावल के उत्पादक में वृद्धि एवं सर्वाधिक योगदान दिया है। भावी कृषि उत्पादक के लिए निहित जल प्रभावी उपाय को विकसित करना है। कहता है जो प्रति इकाई जल का निवेश एवं अधिक उत्पादन प्रदान कर सके उसके लिए जो है इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए भारत में जो है 86% लगभग कृषि के लिए उपयोग होता है, जबकि पूरे विश्व में 70% जल सिर्फ कृषि में उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है गेहूं चावल में वृद्धि। इस तरह मतलब हरित क्रांति के भारत में जो है गेहूं चावल में वृद्धि भी इस प्रकार के प्रति एकड़ निवास एवं उत्पादक की क्षमता प्रदान कर सके। इसके लिए सिंचाई प्रणाली एवं प्रचलित प्रौद्योगिकी जल का उपयोग एवं कम कर सके। मृदा संचय तरीके एवं फसल के पैटर्न एवं फसलों का उगाए जाने का तरीका एवं परिवर्तन आवश्यकता है। जल के अधिक प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। कहता है जल जो है जल स्रोत का निम्नीकरणीय। इस तरह से हम लोग जल स्रोतों का निम्नीकरणीय किस तरह से किया जाता है। जल स्रोतों का निम्नीकरणीय जो है किस तरह से किया जाना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। इस जल स्रोत का निम्नीकरणीय जो है प्रदूषण जिससे कि मानव उपभोग में जल के स्रोत के रूप में अनुपयुक्त होता है, आज हमारे अनुपयुक्त हो जाए। कहता है आज एक गंभीर समस्या है। हमारे अधिकांश जल निकाय के सदस्य नदियाँ, झील एवं सागरों एवं नदमुख एवं भूजल निकाय के संघनन, कृषि की सहकारी एवं औद्योगिकरण एवं वन रोपण एवं गंभीर प्रदूषण की समानता कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आज हम सुरक्षित भूजल एवं कमी की परिस्थिति में औसत अधिक वर्षा हो रही है। वह क्षेत्रों में कमी गढ़े प्रचुर मात्रा में निकाय एवं मूलित है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से पढ़ भी सकते हैं। आगे देख सकते हैं आप जो है सीवेज एवं औद्योगिक बस्ती के निकाय विसर्जन सिर्फ जल को प्रदूषित करना बल्कि अक्सर जलीय पादपों सवाल पर एल्गोडम वृद्धि बढ़ा देता है, जिसके अंतर जल निकाय एवं लुप्त हो जाती है। यह जल विभिन्न जीवों जैसे मछली अपक्षय विनाश हो जाता है। इस तरह से जल की क्या होता है, हनन होता है। इस तरह से कहते हैं बाढ़ की प्राकृतिक एवं आपदा से सबसे समानता बड़ी एवं नियमित रूप से 20,000 से अधिक जान लेती है। कहता है लगभग 7.5 करोड़ लोगों का विश्व भर में व्यापक रूप में प्रभावित करती है। अकेले बांग्लादेश में बाढ़ के कारण होने के कारण जीवन की लगभग हानि ये 2/3 है। भारत में बाढ़ का औसत के रूप में विश्व भर में होने वाली मौतों की संख्या 20% और 5 मौत। कहता है अगर 1/5 मौतों में से 60 करोड़ रुपये की हानि प्रति वर्ष होता है। कहता है जीवन की हानि एवं संपत्ति की हानि की क्षति अतिरिक्त लाखों प्रति वर्ष दक्षिण एशिया देशों में बाढ़ के कारण विस्थापित होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे एशिया पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो किधर बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता है आपका भारत और बांग्लादेश में। कहता है बाढ़ का इस तरह से क्षतिपूर्ति जो होता है 5/1 का रेशियो है, यानी कि कहता है बाढ़ का जल वाष्पोत्सर्जन जो नदी के नहर एवं क्षमता से अधिक होता है बाढ़ के विभिन्न कारणों से उनमें सम्मिलित है। बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों एवं कम निम्न संभावनाओं द्वारा होता है। उपयुक्त स्थलों पर बांध एवं जलाशय का निर्माण करना, इस तरह से नहरों एवं नदियों के तटबंध पर मजबूत करना। कहता है नदियों नहरों जलाशय एवं धारणा क्षमता एवं आवर्ती गाद का निकाल कर उन्हें गहरा करके बेहतर बनाना। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं नदियों का उपयोग, जलों का उपयोग, नदियों का लगभग अन्य नहरों के जलमार्ग को बढ़ा देना और
बाढ़ को जल अवरुद्ध करना, कहता है बाढ़ के मैदान में तकनीकों को अपनाना, इनकी अलग अलग तरीकों को अपनाना, बाल जलाशय एवं टंकियों को बनाना तथा जलमार्ग के अवरोध को दूर करें और उन्हें बढ़ने में निर्माण करना। तो इस तरह से अब वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए समय वृद्धि एवं बाढ़ के आने पर पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी करना आसान हो गया है। संपत्ति एवं क्षति की जीवन की हानि अथवा लोगों की विस्थापन कम किया जा सकता है यदि संबंधित एवं समस्या संस्था संबंधित एवं आपदा को संबोधित करता है तो कार्य के लिए बाढ़ एवं शांति एवं सूखा, ड्राउट एवं अस्वाभाविक के रूप में दीर्घदर्शी अवधि तक शुष्क मौसम तथा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके क्षेत्रों के बहुत से कम वर्षा एवं वर्षा से सामान्य रूप से उम्मीद की जाती है। शुष्क जलवायु से भिन्न है, जो कि समानता उस क्षेत्र के संबंधित होता है, जो कि सामान्य रूप अथवा मौसमी रूप से शुष्क होता है। सूखा अक्सर सालों तक रहता है। सूखा एक विश्वव्यापी आपदा है, क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित होता है और दीर्घ काल तक बना रहता है। सूखा किसी विशेष एवं वर्तनीय एवं अथवा स्थलाकृत स्थानों तक सीमित नहीं रहता, और इनके प्रभाव अक्सर बड़े क्षेत्रों और भूभागों तक विस्तृत रहता है। और सूखे के प्रभाव से विकसित की अपेक्षा से विकासशील देशों के लिए गंभीर रूपों में प्रभावित करता है। फसल की हानि एवं भूखमरी एवं कुपोषण गरीबों के लिए अत्यधिक कठिनाई पैदा करते हैं। इस तरह से हमारे देश में जो है सूखा राजस्थान के कोटी, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जिसका भूमि क्षेत्र लगभग 249 वर्ग किलोमीटर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 239 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर अंकित है, जिसकी जनसंख्या 5.4 करोड़ है। वर्ष 2002 में गंभीर सूखे ग्रस्त था। राज्य का कुल 32 जिले में 31 जिले में सूखा था। इनमें से 25 जिला गंभीर रूप से प्रभावित था। 64% गांव सूखे थे, गिरफ्त में थे, जिसने कि 3.304 करोड़ व्यक्तियों को 3.17 मवेशियों को प्रभावित किया था। सूखे इस तरह से आते रहते हैं तो बहुत सारे नष्ट हुए थे। लगभग 100% में 75 लगभग फसलों की कमी के कारण नष्ट हो गई थी, जिसके कारण यद्यपि समांतर जलवायु एवं सूखे के मुख्य कारण है, लेकिन स्थिति के अक्सर स्तर आजमान एवं जल संसाधन का उपयोग करने के तरीके एवं उनके खराब कर दिया जाता है। ईंधन की लकड़ी एवं पेड़ काटना, कृषि अथवा आवास के लिए जंगल का सफाई, खनन, खेती, वैज्ञानिक तरीके एवं भूस्खलन एवं अनाधुन दोहन एवं सूखी स्थिति को उत्पन्न करना, ये तर्क दिया जा सकता है। विकसित देशों में गंभीर सूखे की स्थितियाँ विकसित देशों के सूखे गंभीर एवं परिस्थितियाँ जलवायु स्थिति एवं वैश्विक विकास की नीति प्रमाणिक एवं अधिक है। कहता है सूखे एवं विभिन्न प्रत्येक प्रभावों के रूप में सम्मानित उस क्षेत्र पर तक विस्तृत रहते हैं जहाँ वास्तव में जल की कमी होते हैं। कहता है जहाँ वास्तव में जल की कमी होती है, ये निम्न वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक फसल एवं डेयरी, मवेशी एवं मछली उत्पादन इत्यादि। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आर्थिक फसल जिसे डेयरी के रूप में, मवेशी के रूप में एवं उत्पादक की हानि, पर्यावरण, मृदा अपरदन एवं जातीय प्रजाति मृदा क्षपन। इस तरह सामाजिक भोजन में कमी, अवस्था एवं क्षति, जल उपभोक्ता के बीच में विवाद, सूखा संभावित क्षेत्रों में जलाशय का निर्माण करके आमजाने के जल संरक्षण के विषय में शिक्षित एवं वैज्ञानिक खेती के भूजल संरक्षण एवं इष्टतम उपयोग करके सावधानी बरतनी जा सकती है। चूँकि भारत के अनेक भूभाग में सूखाग्रस्त एवं सरकारी संस्थाएं फसल नहीं होने की स्थिति अनाज की आपूर्ति के लिए अनाज का भंडार बनाए रखती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जल संचय का उपाय जो है किस तरह से कर सकते हैं, जल को किस तरह से बचाया जा सकता है। जल संचय का उपाय सबसे सूखे और उसके कारण होने वाली जल की कमी से लड़ने के प्रभावी वर्षा जल एवं संचय के तरीके किया जा सकता है। जैसे छतों के विहित एवं एकत्रित करना, छतों से विहित जल को एकत्रित करना, कैचमेंट एवं जलग्रह का वाहित करना, एकत्रित करना, तालाबों को जलाशय स्थानों स्तरित करना, बाढ़ मौसम में जल में एकत्रित करना, यानी कि बाढ़ के टाइम जल को गड्ढे करके क्या करना, जल भरण के द्वारा प्रक्रिया को संरक्षण करना, नई तकनीकों के कार्य में कर सकते हैं। पेयजल का
प्रदान करना, सिंचाई के लिए प्रदान करना, भूजल एवं पुनर्निर्माण करना। भारत में बाढ़ एवं उत्सर्जन पहाड़ियों के लिए इस तरह से कर सकते हैं। बाढ़ में पानी की विसर्जन इस तरह से हम लोग पानी बाढ़ एवं विसर्जन, बाढ़ की वाहित एवं मल एवं सीवेज एवं उपचारों का संयंत्र करना, अतिभाव करना, तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल के आने को कम करना। इस तरह स्थानीय स्तर पर जो है, स्थानीय स्तर पर जल के प्रबंधन कार्य नीतियों का आकलन का उपयोग में लाई जा सकती है, कभी कभी जल के प्रबंधक के रूप में व्यापक स्तर एवं केंद्रीकृत पूंजी गहन के तरीके से प्रदान करने वाले बेहतर विकल्प देती है। ये व्यापक पहुँचाने वाला जल प्रबंधन का तरीका का भी जो है क्या करता है, तो तरीका का भी पूरक करती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल का जो है संचयन का तरीका जो है पारंपरिक एवं प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो कि उदाहरण के लिए जोहरी तालाब एवं सतह जल के निकाय के लिए कूडों एवं भूमिगत टैंकियों में जल का संचलन एवं देशों के भूभाग एवं पूर्वी उत्तरी पहाड़ियों में जल संरक्षण में बांस ड्रॉप एवं सिंचाई ड्रिप एरीगेशन की जाती है। चित्र 4.6 में देख सकते हैं ठंडे रेगिस्तान जैसे हिमालय, हिमाचल प्रदेश एवं सीमित प्राचीन काल में स्कूल सिंचाई का चलन एवं 4.7 आपस में नहर एवं ग्लेशियर हिम नदी जैसे कि गांव के लिए लाने के लिए की जाती है। इसका अक्सर लंबी दूरियां तक होते हैं, जो कि 10 किलोमीटर तक लंबी होते हैं और अच्छी पहाड़ ढलाने पर बहते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो है जल का किस तरह से मुख्य प्रभाव कैसा है, जल निरंतर किया जाता है, किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है और किस तरह से जलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। प्रभाव का मुख्य धारा जल को जल विस्थापन तंत्र यंत्र सहारा इस तरह से जल को एक अच्छी जगह से पहुंचाना। कहता है बांस का प्रयोग में सिंचाई का प्रयोग करना इस तरह से किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों बांस की ट्रिम सिंचाई इस तरह से कहता है कुल इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे कि शहरों और गांवों में जल संचय के तरीके समुदाय में अपनाए जाते हैं, ऐसे राष्ट्रपति भवन में संचालित है। कहता है राष्ट्रपति भवन में 1 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत जल टंकी का निर्माण एवं निम्न स्तरों पर भूजल संग्रहित करने के लिए किया गया है। चित्र 8.4 में देख सकते हैं निकास स्थान जैसे हेड टैंक इस तरह से ये जो है हेडर टैंक है जो कि पानी का टैंक है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जल की व्यवस्थित किया गया है। राष्ट्रपति घेर छटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों में खंडित वर्षा जल को लाया गया है। इस तरह से राष्ट्रपति भवन में वर्षा जल संचय 1 लाख लीटर वर्षा जल का भारी टैंकी प्रवाहित जल का भंडारित करने के लिए 2 कूपों एवं ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है। अन्य सूखे कूपों के दक्षिणी भाग कर्मचारी के लिए किया जाता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही लंबे तरीके से रूप में करते हैं, जिसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरह से संचय किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 4.3 हो गया। 4.36 के बारे में संरक्षण एवं जल संरक्षण के संसाधन के उपयोग में बारे में देखते हैं। कहता है जल नियंत्रण की कमी एवं उत्पादकता बनते के कारण कमी एवं हम खतरे के लिए आजीविका के लिए कभी कभी हमारे जीवन में खतरे हो जाते हैं। तो खतरे के लिए हमारी आजीविका कभी कभी जीवन के लिए सकती करोड़ों जानों के मीठे पानी पीने की पर्याप्त मात्रा के रूप में जैसे नहीं किया जा सकता है। करोड़ों जानों के मीठे के रूप में कभी कभी अपर्याप्त एवं रूपों से नहीं बल्कि खराब गुणवत्ता जल की निकासी प्रभावित हो जाता है। जैसे कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनाइटेड नेशनल पब्लिकेशन UNFPA द्वारा रिपोर्ट किया गया कि 25 अगले 25 वर्षों में विश्व की 1/3 जनसंख्या जल की गंभीर कमी को झेलेगी। अभी ही 1 अरब से अधिक लोग सुरक्षित पेयजल के तक पहुँच नहीं रहा है और 3 अरब जाने पृथ्वी की जनसंख्या जो है जनसंख्या की आधे है। मूलभूत सीवेज एवं प्रणाली के तक पहुँच नहीं है। विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाले सीवेज एवं 90% से अधिक थल एवं जल एवं अनौपचारिक वापस लौट जाता है और जब जल के संसाधन उचित प्रबंधन नहीं होगा तो विरोध
भाषा एवं स्थितियों जैसे औसत वर्षा से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में भी प्रदूषण के कारण पेयजल की कमी एवं झेलते रहेगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, आर्थिक विकास, संगठन, जल और जल संसाधन का पुनः उत्पादन, नियंत्रण, अवलोकन, आवंटन का उपयोग के लिए दीर्घकालीन एवं नीतिगत एवं निर्णय के लिए किया जाना चाहिए। विषय विषय सुरक्षित पेयजल एवं सफाई के लिए औद्योगिक कार्य के लिए क्षेत्र के बीच विरोधी मांग बढ़ेगी। जल संसाधन का